रिपोर्ट के बाद में या वुड डिस्पैच के बाद में हम देखते हैं कि जो लोकल स्कूल थे उनके साथ में क्या हुआ, क्या उनके प्रति अंग्रेजों ने कोई नीति तैयार की थी, उनके साथ उनका क्या करने का इरादा था। तो यहां पर जो शुरुआत होती है वो होती है एक व्यक्ति जिसका नाम विलियम एडम था। विलियम एडम को अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भाई आप एक रिपोर्ट बनाओ। वो स्कॉटलैंड का ईसाई प्रचारक था। तो 1830 के दशक में 1830 के दशक का मतलब 10 वर्ष, तो 30 से लगा के 39 तक, 1830 के दशक में कंपनी ने स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक, याद रखना आप नाम, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम, नाम याद रखना आप, विलियम एडम को विद्यालयों हेतु या विद्यालयों की जो रिपोर्ट है, जो लोकल स्कूल थे अंग्रेजों के आने से पहले जो चलते थे, विद्यालयों की रिपोर्ट देने के लिए कहा। अब जो एडम की रिपोर्ट आई, विलियम एडम ने जो रिपोर्ट दी, आपको ध्यान में रखना है, नाम क्या था उसका, विलियम एडम। विलियम एडम ने जो रिपोर्ट दी थी वो किस प्रकार थी, तो हम इसको देखेंगे कि विलियम एडम की रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मैं बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा था, जिन स्कूल में पढ़ा था, उसकी कहीं ना कहीं एक झलक दिखाई देती। अब आप कहोगे सर आपके 1830 के दशक में थे क्या? 30 के दशक में तो नहीं था, लेकिन बचपन में मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूं ना, बिल्कुल उसकी जो रूपरेखा, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ताना बाना, इसने जो रिपोर्ट दी थी बिल्कुल उसके आसपास कहीं बैठता है। विलियम एडम ने जो रिपोर्ट दी उसने कहा कि जो बंगाल और बिहार का जो इलाका है वहां पर 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। बंगाल तथा बिहार में, देखिए एक एक बारी बारी से हम इसको डिस्कस करेंगे। बंगाल तथा बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। हम स्कूल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहां पर पाठशाला शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पाठशाला का मतलब ही स्कूल है। बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं, लेकिन एक स्कूल में या एक पाठशाला में 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं है। समझना आप इसको धीरे धीरे। एक पाठशाला में 20 से अधिक, एक पाठशाला में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं है। तो फिर भी अगर 20 भी विद्यार्थी मान ले तो उस समय का केवल बंगाल और बिहार का आंकड़ा देखें हम, तो 20 लाख विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे। अब आगे चलते हैं। अब ये स्कूल चलते कहां थे? देखिए, इन स्कूलों के लिए क्या वास्तव में कोई इमारत थी? कहां, किन लोगों द्वारा चलाई जाती थी? तो ये पाठशालाएं या तो कोई सेठ साहूकारों द्वारा, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा, ये पाठशालाएं जो संपन्न लोग थे, पैसे वाले संपन्न लोगों द्वारा, अगर आप अपने पिताजी से या दादाजी से बात करें तो बिल्कुल उसी तरह के स्कूल का वो बताएंगे ना। ये संपन्न लोगों द्वारा या फिर जो स्थानीय समुदाय था वहां के कुछ लोग मिलकर के, स्थानीय समुदाय द्वारा, संपन्न लोगों द्वारा, स्थानीय समुदायों द्वारा, स्थानीय समुदायों द्वारा या स्वयं गुरु द्वारा चला, जो टीचर वहां पढ़ाते थे स्वयं गुरु द्वारा चलाई जाती थी। ये तो उसका हो गया मैनेजमेंट सिस्टम। कौन चलाता था कि गांव के कोई सेठ साहब थे, वो कह देते कि चलो मैं मेरी तरफ से यहाँ बच्चों को पढ़ा दो, या जो 8-10 आदमी या पूरा जो है 15-20 लोगों का एक समूह, जो समुदाय है, वो मिलकर के कहता।
नहीं भाई हमारे बच्चों का यहाँ पढ़ाओ आप, या फिर टीचर जो आदमी पढ़ाना जानता था वो खुद अपनी इच्छा से कहता कि नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगा, चलो कोई टेंशन नहीं है। कौन चलाता था? ये लोग चलाते थे। अब चलती कहां थी ये जो स्कूल है, वो कहां चलती थी? तो ये विद्यालय या तो बरगद की छांव में, चौथा बिंदु, विद्यालय या पाठशाला या तो बरगद की छांव में, गांव के अंदर बड़ा बरगद होता था, वहां पर बरगद की छांव में बड़ा पेड़ होता था, बरगद की छांव में, या किसी मंदिर में, किसी मंदिर में, किसी जैन संस्थान में। ज्यादातर जो सेठ लोग थे जैन थे, तो वो अपने किसी भवन को दे देते थे कि भाई इसके अंदर बच्चों को पढ़ाओ। जैन संस्थानों में या किसी सार्वजनिक भवन में। सार्वजनिक भवन, गांव का कोई एक कमरा होता था या कोई ऐसी जगह होती थी, गांव वाले कह देते थे, वहां पर सार्वजनिक भवन आदि में संचालित होती थी। आदि में संचालित, देखो कौन चलाता था और कहां चलती थी पाठशालाएं, ये हमने बता दिया। अंग्रेजों से आने के पहले की स्थिति है, विलियम एडम की रिपोर्ट ये कहती है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू हुई कि बच्चों की कोई फीस निश्चित नहीं थी। आप कहोगे सब बच्चे फोकट में पढ़ते थे, फ्री में पढ़ते थे, बिल्कुल सही है। कुछ लोग फीस देते थे, कुछ लोग नहीं भी देते थे, कुछ लोग हेल्प भी करते थे। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। उसके बाद में छपी हुई किताबें नहीं थी, कोई पाठ्यक्रम नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, है ना। छपी हुई किताबें तथा पाठ्यक्रम, जिसको आप सिलेबस कहते हैं। हर एग्जाम से पहले आपके फोन आ जाता है, मेरे पास सिलेबस, किताबें तथा पाठ्यक्रम नहीं था। आप कहते हैं सर सिलेबस क्या है? उस समय कोई सिलेबस था ही नहीं। सिलेबस वही जो टीचर जानता है, जो टीचर पढ़ाएगा वही सिलेबस है, वही क्लास है। पाठशाला की अलग से कोई इमारत नहीं होती थी, वो मैंने पहले बताया, वो कहीं भी संचालित हो सकती थी। बेंच, कुर्सी और टेबल, ब्लैक बोर्ड नहीं थे। बेंच, कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड नहीं थे। फिर कैसे पढ़ाई होती थी? शिक्षा मौखिक दी जाती थी। याद रखना, शिक्षा मौखिक दी जाती थी, बोल करके। सभी विद्यार्थी साथ में बैठते थे, भले पहली में क्लास में है कि दूसरी में है या तीसरी में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी विद्यार्थी एक साथ बैठते थे, एक साथ बैठते थे। गुरु अर्थात जो टीचर है, गुरु उनसे सुविधा अनुसार बात कर लेते थे। गुरु उनसे सुविधा अनुसार बातें करते थे, उनको पढ़ाते थे, बातें वही बातें करते थे। यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं थी। आप अपने हिसाब से जो भी कपड़े आपके घर पे उपलब्ध हैं वो पहन करके जा सकते हैं। ये चीजें उस समय थी। कितना मतलब लचीलापन था। मतलब मैं कहूं कि शिक्षा उस समय बहुत लचीली थी। इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, लचीली शिक्षा। फ्लेक्सिबल जो है एजुकेशन जो है वो था, लचीली शिक्षा थी। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि आपका टाइम आपको याद आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो मैं पढ़ा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में क्लास 1 से 5 तक। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र राजस्थान में उन लोगों के लिए चलाए गए थे उस समय, जैसे मान लो कोई खेत में काम करते हैं बच्चे या फार्म हाउस पे वेरों पे रहते हैं, तो वो दिन में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, तो रात को उनकी क्लासें लगती थी, लेकिन वो स्कूल दिन में ही लगता था। अब हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में फीस फिक्स नहीं थी। जैसे मैं मान लो 1 महीने के 10 रुपए मेरी फीस थी उस समय, और जब 5वीं तक 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो मेरी फीस हो गई 45 रुपीज, 45 रुपए 1 महीने के।
लेकिन मेरे साथ जो दूसरे बच्चे पढ़ते थे उनकी फीस 10 रुपए थी। तो जब उनको पूछते थे, हमारे सर जो थे उनको पूछते थे, तो वो कहते भाई ये होशियार है थोड़ा पढ़ने में, तो इसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। किसी के पिताजी की इनकम मान लो कुछ नहीं थी, तो उनसे पैसे नहीं भी लेते थे, नॉमिनल चार्जेस 2-3 रुपए 5 रुपए महीने के ले लेते थे। हमारे को यूनिफॉर्म नहीं थी स्कूल की, हम मन चाह जो है ड्रेस पहन के स्कूल जाते थे, कभी पुलिस की ड्रेस पहन के चले जाते थे, है ना। पिताजी जब नए नए कपड़े लाते थे तो वही पहन के स्कूल चले जाते थे। तो यूनिफॉर्म की कोई कंपल्सन नहीं था वहां पे। सभी बच्चे हम एक ही जगह बैठते थे, और हमारे जो टीचर थे वो एक ही टीचर सबको पढ़ाते थे। और कभी उनको ही पता होता था कि पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। कई बच्चे 5-5 साल के थे, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो पहली क्लास में, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। जब खेत में कोई काम होता, बच्चा स्कूल नहीं आता तो नहीं आता, रोज यहां पे आना, सभी की जो जगह निर्धारित नहीं थी बैठने की, टाइम टेबल नहीं था, सिलेबस नहीं था। जनरली जो वो जनरल मैथ्स होती है, जनरल इंग्लिश होती है, अ से अनार वगैरह जो वर्णमाला हिंदी की या जो इंग्लिश का जो अल्फाबेट्स हैं, बेस हमारा तैयार करते थे 5वीं क्लास तक। तो बस सेम सिस्टम मुझे जब इसको मैं पढ़ता हूं, विलियम एडम ने जो रिपोर्ट बताई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही है। देखिए वापिस एडम ने ये कहा कि बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं जिनको गुरु चलाते हैं, लेकिन एक पाठशाला में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं है। यह पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा या स्थानीय समुदायों द्वारा या गुरु के द्वारा चलाई जाती थी। ये बरगद की छांव में चल सकती थी, जैन संस्थानों या मंदिरों में या सार्वजनिक भवन में किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती थी। विशेषता मुख्य रूप से 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें या सिलेबस नहीं था, है ना। कुर्सियां, बेंच और ब्लैक बोर्ड नहीं थे उस समय। शिक्षा मौखिक, मेरे पास तो थे, हाँ हमारे स्कूल में तो ब्लैक बोर्ड थे भाई, स्वतंत्र भारत की स्कूल थी तो ब्लैक बोर्ड तो हो गई। शिक्षा मौखिक दी जाती थी, सभी विद्यार्थी साथ में बैठते थे, गुरु उनसे अपनी सुविधा के अनुसार बात करते थे। यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं थी, और जब फसल कटने की बारी आती तो स्कूल बंद हो जाते थे। याद रखना, फसल कटने के समय स्कूल बंद होते थे, क्योंकि उस समय बच्चे खेत में अपने माता पिता की हेल्प करते थे। आप 7वां ये भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं 7वां, फसल कटने के समय, फसल कटने के समय स्कूल बंद होते थे, क्योंकि बच्चे खेतों में काम करते थे। याद रखना, यह भी जरूरी था, बच्चे खेतों में काम करते थे, और जब फसल कट जाती थी, अनाज घर आ जाता था, तो स्कूल वापस स्टार्ट हो जाता था। तो यह है स्थानीय पाठशालाओं की दिनचर्या और उनकी विशेषता, जो विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। प्रश्न कई बार पूछते हैं सीधा सीधा, विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनकी दिनचर्या क्या थी, वो कैसे संचालित होती थी। तो आपको ये 7 बिंदु याद रखने हैं बेटा, 7 बिंदु। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने पे हम ये पता करते हैं कि अंग्रेजों को जब ये बातें पता चली, तो इसमें इन्होंने सुधार के नाम पर क्या क्या नियम लागू किए। उन्होंने कहा कि हम इसमें सुधार करेंगे, तो सुधार के नाम पे कौन से नियम लागू थे, जिसको हमने कहा है नई दिनचर्या, नए नियम। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं नई दिनचर्या और नए नियम टॉपिक के साथ। विलियम एडम की रिपोर्ट आने के बाद में और वुड डिस्पैच के बाद, वुड डिस्पैच लागू होने के बाद में, कंपनी ने जो स्थानीय शिक्षा थी, जो शुरुआती शिक्षा थी, उसमें बदलाव का फैसला किया। देखो 1854 के बाद, वो डिस्पैच 1854 की बात है, बताया ना आपको। तो 1854 के बाद, 1854 के बाद में कंपनी ने जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो देसी शिक्षा थी, देसी शिक्षा में बदलाव का फैसला किया। देसी शिक्षा में बदलाव का फैसला किया। अब बदलाव क्या था? बदलाव देखिए, मुख्य बदलाव क्या क्या हुए, हम इसको बिंदुवार लिखेंगे, बिंदुवार हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये पता किया कि भाई शिक्षा कौन कौन देता है। ज्यादातर जो शिक्षा उसमें ब्राह्मण देते थे, मंदिरों में या उसके आसपास का कोई स्थान सेलेक्ट कर लेते थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो पंडित थे उनको सरकारी नौकरी पर रखा।
पहला, बहुत बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी दे दी, सरकारी नौकरी पर रखा। दूसरी बात, एक पंडित को 4 से 5 पाठशालाओं का जिम्मा दिया तथा उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा। एक पंडित को उन्होंने क्या किया, सौंपने को 4-5 स्कूलों पे इंचार्ज बना दिया। इंचार्ज बनाकर कहा भाई आपको 5 स्कूलों का दौरा करना है, विजिट लेना है वहां का, वहां की व्यवस्थाएं देखनी है कि वहां पर पढ़ाई का क्या हाल है, और रिपोर्ट दीजिए ताकि हम उसके हिसाब से फिर उस पर जो सुधार करना है वो कर सके। अब जब रिपोर्ट चली गई, जब पंडितों ने जो भी सरकारी नौकरी पे जिन्होंने, उनको एजुकेशन इंस्पेक्टर उनको कह सकते हैं, जो ईआई थे उस समय के, उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उसके अंदर आया कि हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, स्कूलों के लिए, अभी हम स्कूल नाम देंगे, ठीक है, पाठशाला से, स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल। अब टाइम टेबल आ गया आपका, आपके टाइम टेबल होता है ना कि पहला पीरियड मैथ का होगा, दूसरा इंग्लिश का होगा, तीसरा सोशल साइंस का होगा, यहां से आता है। नया टाइम टेबल आ गया, किताबें आ गई, नई पाठ्य पुस्तकें, नया फर्नीचर आ गया, चाहे वो दरी पट्टी हो, चाहे वो बेंचेज हो, बैठने के लिए कुर्सियां हो, ये सारी चीजें वहां से आ गई। पाठ्य पुस्तकें, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हुई, आदि की व्यवस्था हुई। फिर और आगे क्या हुआ, वार्षिक निरीक्षण, जिसको आप एनुअल इंस्पेक्शन कहते हैं, हमारे स्कूल में भी होता है, आपके स्कूल में भी होता था। वार्षिक निरीक्षण तथा वार्षिक परीक्षा, जो आपके फाइनल एग्जाम होता है ना, वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम बने। अब आप कहोगे, कई बार बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये एग्जाम क्यों होता है, ये एग्जाम क्यों लेते हैं आप बार बार? भाई मैं मेरे मन से नहीं लेता हूं, मुझे तो जैसा काम मैं लेता हूं। ये देखो मैकोले सिस्टम और ये वुड डिस्पैच की ये पूरी करनी है, तो आपको जो भी कहना इनको को हमें मत कहो। तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल इंस्पेक्शन होगा, आपने साल भर क्या काम किया है, आपके एनुअल एग्जाम, टाइम टेबल, कौन सी क्लास में कौन से मतलब सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाएंगे। धीरे धीरे ये सारी प्रक्रिया विकसित हुई, शुरुआत वहां से हो सकी, शुरुआत हो चुकी थी, कार्यक्रम बने। फिर बच्चों की फीस निर्धारित हुई कि कौन सा बच्चा कितने पैसे देगा, नियत सीट पर बैठना पड़ता था। अब आपकी सीट फिक्स हो गई, बच्चा स्कूल आएगा तो नियत सीट पर बैठना पड़ता था। अब उसको, उसकी सीट फिक्स की गई, उसकी कक्षा फिक्स की गई, अनुशासन में उसको लाया गया, कक्षाएं तय हुई, कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा बैठेगा, कौन सी क्लास में, कक्षाएं तय हुई तथा अनुशासन कठोर हुआ। अब वो नहीं कि आपके खेत में काम है तो आप स्कूल नहीं आएंगे तो चलेगा, नहीं, अनुशासन कठोर हुआ, डिसिप्लिन पे ज्यादा बात होने लगी, और जो स्कूल से लेट आता उसको पनिशमेंट दिया जाता, जैसे भी हो। कुल मिलाकर के अब स्कूल का जो मामला है वो टाइट होने लगा। जो लोग इनको फॉलो करते थे उनको ग्रांट मिलने लगे, अंग्रेजी सरकार उनको पैसा दिया, सरकारी नियम फॉलो जो करते थे, रूल फॉलो करते थे, उनको सरकारी अनुदान मिला। जिन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे उनको पैसा नहीं दिया गया। तो जिन स्कूलों को पैसा मिला उनकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, तो जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे उनके सामने हीन भावना से खुद को महसूस करते कि यार हम देखो ये तो ब्रिटिश सरकार की स्कूल है, वहां पे पढ़ते हैं और हम पता नहीं कहां पढ़ रहे हैं। विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगे, स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलने लगे, याद रखना, ग्रांट, पैसे मिलने लगे, ग्रांट मिलने लगी, स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलने लगा। वो उनके लिए था अनुदान जो उनकी बात मानते थे,
जो बात नहीं मानते तो उनके लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नई दिनचर्या और नए नियम तय किए गए विद्यालयों के लिए 1854 के बाद में कंपनी ने देशी शिक्षा में बदलाव का मूड बनाया, फैसला किया और उसमें देखिए पंडितों को नौकरी पे रखा, 4-5 पाठशालाओं को उनको जिम्मा दिया गया, इंचार्ज बनाया गया, स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी हुआ, नई किताबें आई, फर्नीचर आया, वार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक निरीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित हुई, है ना। बच्चों की फीस निर्धारित की गई, उनके लिए सीट डिसाइड की गई, कौन सी सीट पे कक्षाएं, क्लास और डिसिप्लिन को ज्यादा तवज्जो दी गई। स्कूलों को सरकार की ओर से अनुदान भी दिया गया, जो उनकी बात मानते थे, नहीं मानते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, वो अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की बात मानी, ये धीरे धीरे व्यवस्था विकसित हुई। अब इन व्यवस्थाओं के बाद में बारी आई एक राष्ट्रीय शिक्षा की, कि ये तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा है, लेकिन वास्तव में हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसमें बहस आज भी जारी है। लेकिन उस समय की जो विचार निकल कर आए, उन दो लोगों के विचार हम पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। एक महात्मा थे, एक गुरुदेव थे। पहले लिखिए इसको, यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है, चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। 5वें वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए थी नई दिनचर्या और नए नियम के बाद में।